गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं सौरभ नामदेव, जीएलसी आईएएस ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। साइंस में फिजिक्स की सीरीज को लगातार हम आगे बढ़ा रहे थे। आज तीसरे पर्टिकुलर डेज पे हैं जिसपे एमपीपीएससी से रिलेटेड साइंस के रिगार्डिंग स्पेशली फिजिक्स में जो जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए फेवरेबल, उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है, आपको उसे राइट आंसर के रूप में टिक करना है। तो चलिए, आप सभी लोग जितने भी लोग जुड़ चुके हैं मेरे से, निश्चित रूप में कौन सा आंसर राइट होगा इस बारे में चलिए जरा जल्दी से अपने विचार रखना शुरू कीजिए। बिना देरी किए हुए आपको मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है मैं खुद बताता हूं, फिर इसके बाद आप लोग प्लीज प्रिपेयर रहिएगा। देखिए, सबसे पहले चलते हैं यदि आगे की स्लाइड में, तो जी हाँ, रवि ने जो ऑप्शन को सही टिक किया था वही राइट आंसर है और निश्चित रूप में इस सवाल का जो जवाब है वो ई राइट है। इसका मतलब है कि बाकी के जो आंसर हैं उनमें क्या बाय मिस्टेक है, और ये जो बाय मिस्टेक है यही एमपीपीएससी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले रेडियोधर्मिता की खोज मैडम क्यूरी ने नहीं की बल्कि हेनरी बैकुरल ने की है, जो फ्रांस में डॉक्टरेट की डिग्रियां कंप्लीट करवाते हैं पीएचडी होल्डर स्टूडेंट्स को। सबसे पहली चीज, और हेनरी बैकुरल को रेडियोधर्मिता की खोज के लिए साल 1903 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया है। एक हॉर्स पावर 786 जूल पर सेकेंड नहीं होता, 746 जूल पर सेकेंड होता है। इसे थोड़ा सा आप याद रखेंगे। न्यूटन के गति का जब हम प्रथम नियम पढ़ते हैं तो वहां जड़त्व के बारे में जरूर पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि जो जड़त्व है वो हमेशा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे हाथी भारी है, उसको खिसकाने में हमको ज़्यादा बल लगेगा बिकॉज हाथी का जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है जो कि ज़्यादा है। जबकि वहीं चींटी जो है उसका जड़त्व कम है। चींटी का जड़त्व इसलिए कम है क्योंकि चींटी का द्रव्यमान कम है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम वास्तविकता में हमको बल की परिभाषा के साथ साथ में जड़त्व की भी तो इंफॉर्मेशन देता है। और जड़त्व वस्तु के अंदर छुपा हुआ एक गुण है जिसे हम अंतर्निहित गुण कहते हैं, और किसी भी पदार्थ का अंतर्निहित गुण जड़त्व द्रव्यमान भौतिक राशि पर निर्भर करता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति से ही अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तो ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता है कि स्पेस में वायुमंडल एब्सेंट है, और एब्सेंट होने से वायुमंडल अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि आकाश नीला दिखलाई पड़ता है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बताया है, प्रकाश का प्रकीर्णन घटना। तो प्रकाश का प्रकीर्णन घटना के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। और ये बात इंडियन साइंटिस्ट पहले समझा भी चुके हैं रमन इफेक्ट के रूप में या रमन प्रभाव के रूप में। 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। इसी चीज को उन्होंने बताया था और आगे चल के वो 1930 का नोबेल प्राइज भी ले लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सीवी रमन की। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जो है वो जूल होता है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। मतलब ये दोनों के दोनों भौतिक राशियां, कार्य और ऊर्जा, इनका मात्रक जूल होता है। तो बिल्कुल सही पहचाना रवि ने। अब चलते हैं अपन अगले या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, या निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, ये आपको मुझे बताना है। आपके सामने मैंने 5 ऑप्शन रखे हैं। जनरली ये सीजीपीसीएस से मैचअप आती हुई चीजें हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीसीएस भी जनरली 4 ना देकर वो 5 ऑप्शन रखती है। तो चलिए जरा जल्दी से आप सभी लोग मुझे 18वें क्वेश्चन का आंसर इनपुट कीजिए जरा। इस क्वेश्चन का सबसे पहले अपन राइट आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या कुल 7 है। कौन कौन सी है विद्युत चुंबकीय तरंगे? ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा, नहीं होगा तो मैं एक बार बताता हूं। गामा किरणें, एक्स किरणें,
फिर इसके बाद पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों के बाद निश्चित रूप में अपन दृश्य प्रकाश को याद रखते हैं। दृश्य प्रकाश के बाद बारी आती है अवरक्त प्रकाश की, और अवरक्त प्रकाश के बाद माइक्रोवेव को याद रखेंगे हम, और माइक्रो के बाद निश्चित रूप में रेडियो वेव। तो आप खुद देख लीजिए, ये जो 7 मैंने अभी ड्रॉ किए, या ये जो 7 चीजें बताएंगी, गामा हो गया, दूसरा एक्स हो गया, तीसरा पराबैंगनी हो गया, चौथा दृश्य प्रकाश हो गया, पांचवा अवरक्त हो गया, छठवां माइक्रो हो गया, और 7वां हो गया रेडियो। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों की कुल संख्या कितनी है? 7, याद रखिएगा। और सूर्य से हमेशा 3 विद्युत चुंबकीय तरंगें प्राप्त होती हैं, वो भी विकिरणों के रूप में। और वो जो हैं, इनको आप हमेशा याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है कि सूर्य से कौन कौन विद्युत चुंबकीय तरंगें प्राप्त होती हैं। तो 3, 4 और 5, मतलब ये जो ऑप्शन है, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश और अवरक्त प्रकाश। अब ये 7 विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, और अल्फा, बीटा, एनोड, कैथोड ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं। तो याद रखिएगा हमेशा, विद्युत चुंबकीय तरंगें हम उसे कहते हैं जिनमें आवेश नहीं होता है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों में यदि आवेश नहीं होगा तो वो न्यूट्रल इन नेचर होंगी, मतलब आवेशहीन होंगी। जैसे गामा में आवेश नहीं होता, पराबैंगनी में आवेश नहीं होता, मतलब समस्त विद्युत चुंबकीय तरंगें आवेशहीन होती हैं। जबकि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनती हैं, तो निश्चित रूप में उनमें ऋणावेश होगा, इसलिए कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं। एनोड किरणें प्रोटॉनों से मिलकर बनती हैं, इसलिए उनमें धनावेश होगा, इसलिए वो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं। अल्फा किरणें जो हैं, इनमें भी याद रखिएगा धनावेश पाया जाता है, इसलिए अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों में काउंट नहीं होंगी। और बीटा किरणें जो हैं, इनमें ऋणावेश पाया जाता है, तो ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी। तो आई थिंक अब आप सभी समझ गए होंगे कि क्या है। कल्पना सिंह कह रहे हैं सन से आने वाली सभी रेज। तो बेटा जी एक बात याद रखिएगा, सन से जो रेज आती हैं वो यही 3 हैं, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश और अवरक्त, और ये तीनों के तीनों एक तरह से विद्युत चुंबकीय तरंगें ही हैं। सूर्य पर पलायन वेग का मान कितना होता है? मैं एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं, पलायन वेग एक ऐसी चीज है जिसका नंबर यदि आपको पता है तो आप वायुमंडल को गैस कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट में या उस पर्टिकुलर सैटेलाइट में जो है, और पलायन वेग की वैल्यू से वायुमंडल की उपस्थिति का पता, ये एक्सेप्शन सूर्य पर लागू होता है। मतलब सूर्य में ये बात लागू नहीं होगी कि पलायन वेग का मान यदि पता चल जाए तो वहाँ वायुमंडल होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड में पाया जाता है, और ब्रह्मांड में ज़्यादातर मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम है, जो कि वायुमंडल होने के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी गैसें होना जरूरी है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सूर्य पर पलायन वेग का मान कितना है। तो पलायन वेग दरअसल में वो वेग होता है जब किसी वस्तु को हम उस प्लैनेट से, उस स्टार से, उस सैटेलाइट से यदि ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस चीज को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, या उस प्लैनेट में या उस ग्रह में या उस स्टार में गुरुत्वाकर्षण नाम का बल उस वस्तु को जो ऊपर फेंकी जा रही है उसको अपनी ओर कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो पलायन वेग दरअसल में वो मान है जिसके जरिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ठेंगा दिखाते हुए, या निश्चित रूप में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत कोई वस्तु इतने वेग से फेंके जाने पर सीधे जो है वायुमंडल से निकलकर अंतरिक्ष में चली जाती है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बी। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान चंद्रमा और पृथ्वी की तुलना में कहीं ज्यादा होता है, 42.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब सूर्य की सरफेस में आप खड़े होकर यदि किसी वस्तु को फेंकना चाहते हैं अंतरिक्ष में तो आपको
इतनी वेलोसिटी देनी होगी मिनिमम 442.2, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है, कि पृथ्वी की सतह से किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हमको स्पेस में फेंकना है, तो याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी तो मिनिमम देनी ही देनी होगी, तब कहीं कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में पहुंच पाएगा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कुछ नहीं कर पाएगा। और चंद्रमा पर निश्चित रूप में पलायन वेग का मान जो है पृथ्वी के मान का लगभग 1/6 है, जिस वजह से याद रखिएगा चंद्रमा पर वायुमंडल जो है होता है क्या, नहीं होता। क्यों? क्योंकि पलायन वेग का मान चंद्रमा के लिए काफी कम है, इसलिए वायुमंडल चंद्रमा पर नहीं है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान सबसे ज्यादा है, इसलिए यहां भी वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल होने के लिए आदर्श परिस्थितियां पृथ्वी पर हैं, इस वजह से दरअसल में पलायन वेग के कारण वायुमंडल की एब्सेंस को भी आप क्लियर कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये इंस्पायर है दरअसल में वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों से। हालांकि फिजिक्स में भी इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने 2 क्वेश्चनों को एक साथ कैप्चर कर लिया है। तो चलिए जरा देखते हैं कि आप में से कौन इस क्वेश्चन को एकदम सही बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20, IGCAR और RRCAT का मुख्यालय कहां पर है? तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि IGCAR का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया RRCAT का मुख्यालय कहां पर है। तो सिर्फ रवि ही वो हैं जो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपन लोग खुद देख लेते हैं। तो चलिए आइए जरा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले IGCAR का जो हेड ऑफिस होता है वो कहां पर होता है? तो सबसे पहले IGCAR का हेड ऑफिस कहां है, इससे पहले आप IGCAR का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। और जो ये है ये कहां पर है? कलपक्कम तमिलनाडु में है। और कलपक्कम तमिलनाडु का मतलब ही है चेन्नई, याद रखिएगा। दूसरी चीज, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में है। लेजर प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान होता है और साइक्लोट्रॉन उपकरण की मदद से इंडस 1 और इंडस 2 पार्टिकल निकाले जाते हैं। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि न्यूक्लियर फिजिक्स को समर्पित ये RRCAT इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पर है? इंदौर में। तो एकदम सही बताया रवि ने कि इस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर आंसर होगा वो चेन्नई, जहां पर IGCAR है। और आप में से किसी ने मेरे से शायद 1 या 2 दिन पहले क्वेश्चन पूछा भी था कि कामिनी क्या है। तो कामिनी एक फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें ईंधन के रूप में हम थोरियम इस्तेमाल करने वाला वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बन गए हैं, वो यहीं पर है। मतलब IGCAR में ही, कलपक्कम तमिलनाडु में ही दरअसल में कामिनी न्यूक्लियर रिएक्टर को स्थापित किया गया है, जिसका नामकरण इंदिरा गांधी जी ने अपने नाम पर रखा था 1971 में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि IGCAR की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा IGCAR की स्थापना कब हुई है? तो आंसर है 1971। और यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि IGCAR की स्थापना यदि 1971 में हुई है तो RRCAT कब बना है? 1984 में बना है। मतलब इंडिया जब वर्ल्ड कप जीतती है तो उससे ठीक 1 साल बाद। प्रशांत भी एकदम सही आंसर क्या है, IGCAR 1971 में बना है, RRCAT जो है 1984 में, और बाद में 2005 में RCAT हो गया। एकदम सही। सबसे पहले ग्रहों के गति के संदर्भ में नियम किसने दिए थे? तो ग्रहों के गति के संदर्भ में नियम किसने दिए थे? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। और इस क्वेश्चन को करते हुए इस बात का जरूर याद रखिएगा कि मैंने आपसे गति के 3 नियम नहीं पूछे हैं, मैंने आपसे ग्रहों के गति के नियम पूछे हैं। हालांकि ग्रहों के गति के नियम भी 3 हैं, जैसे गति के नियम 3 हैं उसी तरह से ग्रहों के गति के नियम भी 3 हैं। तो देखते हैं कि कौन है जो इस क्वेश्चन को राइट ठहराता है। सोनू कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, जो कि सही जवाब है। जोहानस कैपलर इज द राइट आंसर।
और जोहानस कैपलर जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, गैलीलियो के सबसे बड़े समर्थक हैं, और अल्बर्ट आइंस्टीन भी जर्मनी के हैं जहां से जोहानस कैपलर हैं। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई जोहानस कैपलर के बारे में, जिन्होंने ग्रहों के गति के संदर्भ में नियम दिए हैं। अब मेरी एक बात याद रखिएगा, जिन्होंने ग्रहों के गति के संदर्भ में नियम दिए हैं ना, उन्होंने ही सबसे पहले ग्रह की खोज करी है। जिसने सबसे पहले ग्रह खोजे होंगे उसी ने तो ग्रहों के गति के नियम दिए होंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया है कि ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे, जोहानस कैपलर। आजकल ये क्वेश्चन इतना बड़ा ना पूछकर सिंपल पूछते हैं, ग्रह के खोजकर्ता। तो याद रखिएगा, ग्रह के खोजकर्ता भी कौन है, जोहानस कैपलर। इंपॉर्टेंट है। अब बाकी के जो ऑप्शन है जरा उनको देख लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने E बराबर mc², जिसको कहते हैं सापेक्षिकता सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। इसी को हम दरअसल में कहते हैं संगति ऊर्जा समीकरण, E बराबर mc²। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को E बराबर mc² के लिए कोई सम्मान नहीं दिया गया था, परंतु वहीं प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी हेनरिक हर्ट्ज ने। ये हेनरिक हर्ट्ज वही व्यक्ति है जिसने रेडियो वेव खोजी है, लेकिन शॉर्ट वाली। और हेनरिक हर्ट्ज वो व्यक्ति है जिसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की है, परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव को सत्यापित किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन को साल 1921 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस महान खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सबके दिमाग में यही होता है E बराबर mc²। लेकिन आप याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव को सत्यापित करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का 1921 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। E बराबर mc² के लिए उनको दरअसल में मिलनी चाहिए थी तालियां, लेकिन मिली गालियां। साल 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट में जब सहायक होते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, तब कहीं जो गालियां हैं वो तालियों में तब्दील हो पाती हैं। अब ये 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था और किस तरह से एक अमेरिकी व्यक्ति रॉबर्ट ओपनहाइमर का साथ एक जर्मन व्यक्ति ने दिया था, जबकि ये दोनों के दोनों वर्ल्ड वॉर में एंटी कंट्री थी। तो क्या है ये कहानी, कभी आप मेरे से मिलिएगा तो मैं बड़े आराम से आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की दास्तां में ये सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। बहरहाल अभी चलते हैं आगे। आप एक व्यक्ति का नाम देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और दूसरा एक पर्सन भी देख रहे होंगे, चंद्रशेखर वेंकटरमन। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा। चंद्रशेखर वेंकटरमन चाचा जी हैं, उन्हीं के भतीजे हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1930 का नोबेल प्राइज मिला है रमन प्रभाव के लिए, जो प्रकाश के प्रकीर्णन कॉन्सेप्ट पर होकर दरअसल में इन्होंने खोजा था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी नोबेल प्राइज मिला है 1983 में, और 1983 में न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, क्योंकि इन्होंने चंद्रशेखर सीमा मतलब चंद्रशेखर लिमिट की खोज करी थी। तो तारों के स्थायित्व और अस्थायित्व से रिलेटेड एक थ्योरी है जिसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, आपने ही दिया था। और सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में आपने ही जिक्र किया था कि ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि कोई भी वस्तु उस ब्लैक होल के अंदर समा सकती है। इनफैक्ट अगर सिंगल लाइट भी वहां से गुजरे तो ब्लैक होल में ये ब्लैक होल वो चीज है जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है, वो हर किसी भी चीज को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखती है। तो कहने का मतलब है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने भौतिकी में नक्षत्र भौतिकी से संबंधित इस तरह की कुछ नई हाइपोथेटिकल चीजें जो सिर्फ और सिर्फ बातचीतों में थी, उनको उन्होंने प्रूफ करके भी दिखाया, जिस वजह से 1983 में उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अच्छे से देख लीजिए, न्यूटन, जिनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने गति के नियम दिए, लेकिन ग्रहों के गति तो कैपलर ने दिए हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन जो है 22, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपको 4 चीजें नई सीखने को मिलेंगी। बहरहाल
आप मुझे बताइए कि पहाड़ों पर यदि हम जाते हैं या अधिक ऊंचाई पर हम जाते हैं तो इन चार में से कौन कौन सी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, या इन चार घटनाओं में से कौन कौन सी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ये चार ऐसे क्वेश्चन हैं, मतलब ये चार जो पॉइंट लिखे गए हैं, ये चारों के चारों पॉइंट जो हैं एकदम सही हैं, एकदम सही हैं ये चारों के चारों पॉइंट। जब हम अधिक ऊंचाई पर या पहाड़ों पर जाते हैं तो याद रखिएगा, पहाड़ों पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर ऑक्सीजन, पहाड़ों पर नाइट्रोजन, पहाड़ों पर आर्गन, CO2 की मात्रा कम हो जाती है, खून निकल आता है। मतलब पहली चीज एकदम राइट हुई। अच्छे से सुनिएगा रवि, आप लोगों के लिए ही इस तरह के क्वेश्चन में जानबूझ कर लेकर आता हूं। वायुमंडलीय दाब कम होने से जब पहाड़ों की ऊंचाई पर व्यक्ति पहुंचता है ना, तो पहले नाक से खून नहीं निकलता। पहाड़ों की ऊंचाई पर व्यक्ति पहुंचता है तो वहाँ वायुमंडल दाब कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, जिस वजह से उसको सांस लेने में परेशानी होती है। और मेडिकल साइंस में इसे ही कहते हैं हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी में। श्वसन संबंधी विकार है, मतलब रेस्पिरेशन से संबंधित एक ड्रॉबैक है, जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण व्यक्ति को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो दूसरी चीज भी राइट आंसर है। अब आते हैं सी, तीसरे नंबर की जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से सुनेगा। पहाड़ों की ऊंचाई पर ये चीज तो आपको कंफर्म हो गई कि वायुमंडलीय दाब कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का परसेंटेज 21 से घटकर निश्चित रूप में 17, 15 या 12-13 हो जाता है। साथ ही साथ में पहाड़ों की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है तो क्वथनांक का मान भी कम हो जाता है। क्वथनांक का मान कम हो जाता है, मतलब पानी 100 डिग्री पर उबलता है। तो अब पहाड़ों की ऊंचाई पर पानी 100 डिग्री पर नहीं उबलेगा, पानी 100 से पहले उबलेगा, मतलब 71 डिग्री पर उबलेगा, हो सकता है 60 डिग्री पर उबले, 65 डिग्री पर उबले। तो जनरली पानी नीचे जहां पर अभी हम हैं, है ना, क्षोभ मंडल में 100 डिग्री पर उबलता है, लेकिन पहाड़ों की ऊंचाई पर पानी को उबालेंगे तो वो 100 में नहीं उबलेगा, उससे पहले उबल जाएगा, 70 पे उबल जाएगा या 60 पे उबल जाएगा, मतलब क्वथनांक का मान हो जाएगा कम। क्वथनांक का मान कम हो जाने से आपका जो भोजन है वो देर में पकता है। तो ये एक समस्या है जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, कि अगर वो जनरली पतीला रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं, चावल डालते हैं, तो निश्चित रूप में उनको 1.5 घंटे या 2-2 घंटे इंतजार करना होता है, तब कहीं उनका चावल जो है पक पाता है। इसी समस्या से बचने के लिए उन लोगों को कहा जाता है जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं कि आप लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कीजिए। नमक डाल देने से, मतलब अशुद्धि डाल देने से पानी में, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, और पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप में भोजन जल्दी पक जाएगा। या फिर प्रेशर कुकर ले सकते हैं आप, तो प्रेशर कुकर लेने से प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने से क्वथनांक का मान बढ़ जाता है, और क्वथनांक का मान बढ़ जाने से भोजन जल्दी पक जाता है। तो इसी वजह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनका खाना जल्दी पक जाए, तो वो लोग अगर प्रेशर कुकर यूज नहीं करते तो पतीले में नमक डालें, क्योंकि अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक का मान बढ़ जाता है और भोजन जल्दी पक जाता है। और यदि उनके पास कुकर है तो कुकर में यदि वो भोजन पकाएंगे तो निश्चित रूप में प्रेशर के कारण, क्योंकि कुकर के अंदर वाष्प दाब होता है, उस प्रेशर के कारण भोजन जल्दी पक जाएगा। तो ये लाइन भी एकदम सही लाइन है। और लास्ट में, यदि हम पहाड़ों का मतलब है अधिक ऊंचाई पर यदि हम पहुंचते हैं और हमारे पास में कोई इंक पेन होता है, मतलब जिसमें स्याही भरी हुई होती है, तो कई बार आप देखते हो कि आपके इंक पेन में से स्याही निकलकर बाहर आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ों की ऊंचाई पर जो पेन के अंदर जो वायुमंडलीय दाब है वो ज्यादा हो जाता है, और बाहर का वायुमंडलीय दाब कैसा है, तो बाहर का वायुमंडलीय दाब कम है और पेन के अंदर वायुमंडलीय दाब ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से स्याही निकलकर बाहर आ जाती है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर निश्चित रूप में एयर भी वर्क करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर निश्चित रूप में लिक्विड भी वर्क करता है। और यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपके बॉल पेन में से स्याही बाहर आती है तो निश्चित रूप में अंदर का प्रेशर बॉल पेन के ज्यादा हो जाता है, और निश्चित रूप में पहाड़ों की ऊंचाई पर ऑक्सीजन का प्रेशर वैसे भी क्या होता है,
काफ़ी कम होता है। तो ये भी राइट आंसर है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संवहन का उदाहरण है। चलिए अब देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को बताएगा। सबसे पहले संवहन जो है, ऊष्मा संचरण की 3 टेक्निक होती हैं, चालन, संवहन, विकिरण। तो याद रखिएगा, ऊष्मा संचरण की जो टेक्निक है, सबसे पहली है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। जितने भी ठोस पदार्थ हैं, जैसे लोहे की रॉड, यदि आप एक सिरे को गर्म करते हैं तो पूरी लोहे की रॉड गर्म हो जाती है, चालन प्रक्रिया के कारण। परंतु मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जितने भी द्रव हैं और जितनी भी गैसें हैं, ये सब गर्म होते हैं संवहन विधि के कारण। जितने भी द्रव हैं और जितनी भी गैसें हैं, सब संवहन विधि के कारण गर्म होते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं उसे आप बड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और आप में से बहुत कम, सिर्फ प्रशांत ने आई थिंक राइट आंसर को किया है कि सी होगा। मतलब जितने भी द्रव हैं और जितनी भी गैसें हैं, ये सभी के सभी संवहन विधि के द्वारा गर्म होते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज शायद मिस कर दी, गैसें मतलब हमारे वायुमंडल में भी तो गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, CO2 है, तो हमारा वायुमंडल भी तो गर्म होता होगा। तो हमारा वायुमंडल जो गैसों से मिलकर बना है, यदि वो भी अगर गर्म हो रहा है तो नो डाउट वायुमंडल में भी गैसें हैं। इसका मतलब है संवहन का उदाहरण सी आंसर तो होगा, लेकिन सी में चूंकि गैसें भी गर्म होती हैं संवहन के कारण, और इन्हीं गैसों से तो वायुमंडल बना है, तो निश्चित रूप में बी इज द राइट आंसर। मतलब बी और सी दोनों राइट आंसर हैं। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि संवहन का उदाहरण क्या है, तो या तो आपको सी ऑप्शन बस दिया होगा या तो आपको बी ऑप्शन बस दिया होगा। लेकिन आपको दोनों याद रखने की, संवहन के कारण द्रव भी गर्म होता है और गैस भी गर्म होती है, और यदि गैस गर्म होती है तो निश्चित रूप में वायुमंडल भी गर्म होगा। इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। वायुमंडल का गर्म होना किस विधि के कारण होता है, चालन, संवहन की विकिरण? तो आंसर है संवहन। अब एक चीज और याद रखिएगा, इस दुनिया में आवर्त सारणी में 88 मेटल हैं, तो उनमें से 87 मेटल जो हैं वो सॉलिड हैं, लगभग 87 धातुएं हैं, और जितने भी ठोस पदार्थ हैं वो सभी के सभी चालन विधि के द्वारा गर्म होते हैं। मतलब डी ऑप्शन चालन प्रक्रिया को दर्शाता है कि चालन विधि के द्वारा कौन कौन सी चीजें गर्म होती हैं, तो डी राइट आंसर होगा। लेकिन यदि मैं यहां पर विकिरण कर दूं, जैसे चालन हो गया, संवहन हो गया, विकिरण हो गया, तो बताइए विकिरण में क्या होगा। अब जैसे किरण पूछ रही हैं, सर गैस में विकिरण भी तो होती है। नाना किरण बेटा जी, इसको आप अच्छे से पढ़ना। दरअसल में होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सूर्य जो होता है, सूर्य में से 3 विद्युत चुंबकीय विकिरण आते हैं, या 3 सूर्य में से 3 विद्युत चुंबकीय तरंगें जो आती हैं ना, वो विकिरणों के रूप में आती हैं, और उनमें से एक होती है अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरणों की खासियत होती है कि उनके मार्ग में जो भी चीज आएगी वो उसको गर्म कर देंगे। तो याद रखिएगा, ये अवरक्त विकिरण सीधे 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 पृथ्वी की सतह से टकराते हैं। तो पृथ्वी की सतह से टकराते हैं, तो इसलिए पृथ्वी की सतह को क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। इसलिए पृथ्वी की सतह का गर्म होना ये विकिरण का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, डी चालन और बी और सी संवहन। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। निश्चित रूप में इसके बारे में आप लोग शुरू से पढ़ते आते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक हम उसे मानते हैं जिसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का नंबर सबसे ज्यादा होता है, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो जी हाँ, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है, नो डाउट हम उसे चांदी कहते हैं। परंतु आपको बताने के लिए यहाँ इस तरह से क्वेश्चन जरूर दिया है मैंने। चांदी को Ag के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, चांदी को अर्जेंटम कहा जाता है। तो आजकल वो चांदी नहीं देते हैं, या सिल्वर वर्ड ना देकर इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे।
अब ध्यान से सुनेगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, लेकिन चांदी यदि ऑप्शन में ना दे तो बताइए चांदी के बाद कौन सी चीज विद्युत का सबसे अच्छा चालक होगा? चांदी के बाद कौन सी चीज विद्युत का सबसे अच्छा चालक होगा? तो याद रखिएगा, चांदी के बाद सबसे अच्छा विद्युत का चालक जो है वो है कॉपर। कॉपर भी अगर ऑप्शन में ना हो और क्वेश्चन पूछा जाए विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, मतलब एजी सीयू दोनों नहीं है, तो फिर आपको आंसर टाइप करना है एयू। एयू का मतलब होता है गोल्ड या ऑरम, और इसे धातुओं का राजा या किंग ऑफ मेटल कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है और ये तीनों मेजर आंसर ना हो, तो फिर आप जिसको ट्रिगर करेंगे या जिस राइट आंसर को आप क्लियर करेंगे, जी हाँ, उसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम। आरडीएक्स पाउडर जो है उसमें एल्यूमिनियम को मिलाने से आग की गति बढ़ जाती है। पटरी में यदि क्रैक हो जाता है तो एल्यूमिनियम पाउडर भरते हैं तो पटरियों के क्रैक भर जाते हैं। और एल्यूमिनियम एक धातु है, इसका बॉक्साइट अयस्क निश्चित रूप में आपको पता होगा, विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करके बॉक्साइट अयस्क में से एल्यूमिनियम का हम निष्कर्षण करते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिए, इनके लिए आप जरा तैयार रहिएगा। अब एक सबसे कमाल की बात मेरे को बताना है, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे घरों के जो तार हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के वायर हैं, वो किससे बनते हैं? तो हमारे घरों में अगर लोकल वायर हैं तो उसमें एल्यूमिनियम होगा, और यदि थोड़ा महंगे वायर हैं तो निश्चित रूप में उसमें क्या होगा? सीयू। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एल मतलब एल्यूमिनियम और सीयू मतलब कॉपर, इन दोनों का इस्तेमाल तड़ित चालक बनाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, तड़ित चालक बनाने में कौन सी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है? तो जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातुएं हैं उन्हीं का इस्तेमाल हम लाइटनिंग कंडक्टर या विद्युत चालक बनाने के लिए करते हैं। और यदि लाइटनिंग कंडक्टर या तड़ित चालक किसने बनाया था, तो यूएसए के नोट पर इनका फोटो है, नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इस तरह से ये आपके हो गए और भी क्वेश्चन। कॉपर विषय लगाते हैं घर में, हाँ, कॉपर को इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि सबसे बेहतर कंडक्टर चांदी है, तो इसे तो लगा नहीं पाएंगे हम अपने घरों में, अदरवाइज हमको घर बेचना पड़े और निश्चित रूप में वायर चांदी के हो जाएंगे। तो हमारे पास दो हैं वायर, एल्यूमिनियम वायर और कॉपर वायर। एल्यूमिनियम के वायर शुरू में घरों में लगे तो आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लमें आई, इस वजह से अब एल्यूमिनियम वायरों की जगह इलेक्ट्रीशियन कॉपर वायरों का दिशा निर्देश देते हैं, और ऊर्जा संरक्षण के नियम में भी एल्यूमिनियम की तुलना में कॉपर जो है वो काफ़ी हद तक मदद करते हैं। तो इस तरह से कॉपर वायर हम अपने घरों में लगाते हैं, जैसा कि प्रशांत बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। इस सिंगल क्वेश्चन से, मतलब क्वेश्चन नंबर 25 से आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। मैंने क्वेश्चन पूछा है ट्रांसफार्मर को लेकर कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसके खोजकर्ता का नाम है माइकल फैराडे, और ट्रांसफार्मर के खोजकर्ता माइकल फैराडे हैं, और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर जो है वो नर्म लोहे की कुंडली से बना होता है। तो नर्म लोहे के क्रोड से ट्रांसफार्मर बनता है, माइकल फैराडे ने उसकी खोज की है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर क्या करता है। चलिए, क्वेश्चन बहुत कठिन है, जितने भी लोग हैं जरा प्लीज मुझे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि ट्रांसफार्मर की फंक्शनिंग क्या होती है। तो सोनू का कहना है और रवि का कहना है कि सी राइट आंसर होगा। अच्छा, अब जितने भी लोग उस आंसर को सही कर रहे हैं जिसमें दिष्ट धारा वर्ड लिखा है, तो मैं आपको बता दूं वो सभी लोग गलत हैं। मतलब इस क्वेश्चन को आप लोगों को किसी भी हाल में गलत करना ही नहीं था। लीजिए, ध्रुवे सर भी कह रहे हैं कि सी जो है वो राइट आंसर है। ना बेटा जी, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। सबसे पहले तो आप इस चीज को क्लियर करिए, दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिसिटी है, वर्ल्ड की फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी है, या विश्व की सबसे पहली विद्युत धारा जो है वो डीसी है। दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिसिटी थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था इसको, और इसी की मदद से उन्होंने बल्ब को जलवाया था। लेकिन कुछ कारण ऐसे थे जिस वजह से डीसी का प्रयोग आज हम घरों में नहीं कर रहे हैं। आज हमारे घरों को जो रोशन कर रही है वो एसी कर रही है।
AC का मतलब है अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा। तो DC मतलब दिष्ट धारा, AC मतलब प्रत्यावर्ती धारा। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक क्लियर चीज बता दूं, जो आप लोग गलत अभी तक पढ़ रहे हैं उसको सही कर लीजिएगा। दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में जो चीज बदलती है उसे हम बैटरी कहते हैं या उसे ही इन्वर्टर कहा जाता है। मतलब DC को, याद रखिएगा, DC को AC में जो चीज तब्दील करती है उसे बैटरी या उसे इन्वर्टर कहते हैं। लेकिन यदि इसी का उल्टा मैं आपसे पूछ लूं कि AC करंट को DC में कौन परिवर्तित करता है, तब आपको कहना है रेक्टिफायर, या इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दिष्टकारी। पहले आप ये दो चीजें अपने माइंड में सेट कीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए। DC को AC में कौन बदलता है, बैटरी। AC को DC में कौन बदलता है, रेक्टिफायर या दिष्टकारी। मतलब C और D जो हैं ये वही राइट आंसर है, जिसमें आप लोगों को कायदे से मैं अगर क्वेश्चन देता तो आपको कहना था सर C तो बैटरी की ओर इशारा कर रहा है और D जो है ये तो रेक्टिफायर या दिष्टकारी को बतला रहा है। हमको इतनी तैयारी रखनी थी। बहरहाल आप लोगों को यदि अभी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसलिए बोलता हूं कि यहां से सीखो आप, है ना, बहुत काम आएंगी आपकी ये जो क्लासेस होंगी। सिर्फ और सिर्फ धनी राम का कहना है कि राइट आंसर, बात से सुनिएगा, ट्रांसफार्मर जो है वो कभी भी DC पे काम, दिष्ट धारा पे ट्रांसफार्मर कभी काम नहीं करता। हमेशा ट्रांसफार्मर AC करंट पे काम करता है। या तो AC वोल्टेज को बढ़ाता है ट्रांसफार्मर या तो AC वोल्टेज को घटाता है ट्रांसफार्मर। मतलब यदि ट्रांसफार्मर का कार्य पूछा जाए प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC को बढ़ाना, तो जी हाँ एक काम ये भी होता है। प्रत्यावर्ती धारा के मान को कम करना मतलब प्रत्यावर्ती धारा या AC वोल्टेज को घटाना, ये भी होता है। लेकिन ज्यादा बेहतर, ज्यादा सुपीरियर आंसर ई में लिखा गया है कि AC वोल्टेज मतलब प्रत्यावर्ती धारा के मान को बढ़ाना और प्रत्यावर्ती धारा के मान को घटाना, ये काम है असल मायने में ट्रांसफार्मर का। मतलब ट्रांसफार्मर का मेन काम AC करंट को इंक्रीज करना भी है और AC करंट को डिक्रीज करना भी है। मतलब ये दोनों के दोनों काम है ट्रांसफार्मर के, याद रखिएगा। दरअसल में ट्रांसफार्मर जो है वो DC करंट के लिए बनाए ही नहीं गए थे। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक अपचाई ट्रांसफार्मर, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, AC वोल्टेज को बढ़ाते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, AC वोल्टेज को घटाते हैं। मतलब ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन AC करंट पे बेस है, न कि DC पर, याद रहेगा। और यदि आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि DC को AC में कौन बदलता है, AC को DC में कौन बदलता है, तो मुझे लगता है अब यह परेशानी दूर हो गई होगी। चलिए, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, शुष्क सेल का मतलब होता है ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कराएगा वही मटेरियल विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में हम कौन कौन सी चीजें लेते हैं। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, A, B, C और D। तो निश्चित रूप में D तो नहीं होगा, आपको या तो A या तो B या तो C, इनमें से आपको टिक करने होंगे। लेकिन मुझे पता है आप लोगों ने सही आंसर को एकदम क्लियर पहचान लिया है। सही आंसर को आपने एकदम सही पहचान लिया है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड का विलयन जो होता है लेक्लांसी सेल में विद्युत अपघट्य का काम करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघट्य के रूप में दो जगह काम करता है। मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो डीनियल सेल में भी होता है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सीसा संचायक सेल में भी होता है। मतलब कहने का ये हुआ बेटा जी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये दो जगह काम आता है। मतलब इसको हम दो जगह देख सकते हैं।
डेनियल सेल में भी विद्युत अपघट्य के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और सीसा संचयक सेल जिसको बैटरी कहते हैं उसमें भी दरअसल में विद्युत अपघट्य के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब लास्ट जो बचता है अमोनियम क्लोराइड की लुगदी, मतलब अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट और जिंक क्लोराइड, ये दोनों के दोनों की मदद से शुष्क सेल या ड्राई सेल में निश्चित रूप में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। सबसे पहले शुष्क सेल में कैथोड के रूप में हम निम्नलिखित इन चार में से किसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए निश्चित रूप में इसका वेटेज ये चीज़ आपसे बननी बहुत ज़रूरी है। तो ए ऑप्शन पे है जस्ते का खोल, बी जस्ते की छड़, जस्ते का मतलब यहाँ जिंक से है। नाउ नंबर 3 पीतल पर लगी कार्बन की छड़, और चौथा है तांबे का पात्र। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप वो देख लीजिए, क्योंकि ये सबसे अहम बताना है आपको, कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होती है। पीतल पर लगी कार्बन की जो छड़ होती है, मतलब पीतल की एक रॉड होती है, उसी के ऊपर कार्बन की एक छड़ होती है। तो पीतल पर कार्बन की जो छड़ है ये कैथोड का काम करती है ड्राई सेल में या शुष्क सेल में। वहीं जो जस्ते का पात्र होता है शुष्क सेल में, वो किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। तो इस दो चीज को लेकर कि शुष्क सेल में एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इसमें स्टूडेंट को भारी कंफ्यूजन रहती। और ये दोनों के दोनों काफी पेटेंट क्वेश्चन हैं जिनको बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम कई बार पूछ चुके हैं। कि जस्ते की जो छड़ होती है, याद रखिएगा, ये लेक्लांसी सेल में प्रयोग होती है, और लेक्लांसी सेल में ये कैथोड के रूप में यूज की जाती है। तो इस तरह से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि जिस तरह से कैमरे का संबंध फिल्म से होता है, उसी प्रकार आंख का संबंध आंख के किस ऊतक से होगा। इस क्वेश्चन के राइट आंसर के लिए, और इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है निश्चित रूप में वो होगा, अच्छे से देख लीजिए, गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जी हाँ, रेटिना। आप में से ज्यादातर लोग जो हैं कहीं कॉर्निया को राइट ठहराएंगे, कोई आयरिस को राइट ठहराएगा, कुछ लेंस के लिए भी बात बोल देंगे। लेकिन यहाँ एक जो सबसे समझने लायक बात है, जैसे कैमरा जो होता है हमारा, उसमें फिल्म जो होती है दरअसल में प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो आंख में वो कौन सी जगह है या आंख में वो कौन सी साइट है जहां पर इमेज फॉर्मेशन या प्रतिबिंब निर्माण होता है, तो वो है रेटिना। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी है। तो रेटिना में क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण। अब रेटिना जो होता है वो काफी बड़ा जो दायरा होता है, लेकिन हमारा जो प्रतिबिंब रेटिना में बनता है वो येलो स्पॉट में बनता है। और येलो स्पॉट या पीत बिंदु वो सेंटर होता है जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, यदि कोई वस्तु आपको सीधी दिखती है, जैसे जनरली आपको किसी भी चीज की इमेज सीधी दिखती है, परंतु रेटिना में उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब जो है निश्चित रूप में कैसा होगा, वास्तविक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी आंख के रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे सपोज कीजिए हम हाथी देख पा रहे हैं, तो हाथी सामने देख पा रहे हैं, तो निश्चित रूप में हाथी का जो इमेज है वो रेटिना पर कैसा बन रहा होगा, वो बन रहा होगा उल्टा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 वर्ड हैं जिनको अलग से पीसीएस जो है वो पूछा करती है या पूछ भी चुकी है। तो इन चीजों को आप याद रखिए। अच्छा, हमारी आंखों में एक लेंस पाया जाता है, और इस लेंस का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि प्रकाश की किरणों को संकुचित करके रेटिना के येलो स्पॉट में केंद्रित करना। तो जो लेंस होता है ये हमारा उत्तल लेंस होता है, मतलब हमारी आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। इसी लेंस के चारों ओर निश्चित रूप में यदि केराटिन प्रोटीन की परत डिपॉजिट हो जाए तो फिर इसे ही मोतियाबिंद या इसे ही कहते हैं कैटरैक्ट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे आप जरूर जानकार रहें या अवेयर रहें। अब आता सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आंखों में एक पोर्शन होता है या आंखों में सबसे पहला जो
कहते हैं। और कॉर्निया आंख का वो सबसे पहला भाग है जिसमें सबसे पहले लाइट एंटर होती है, सबसे पहले प्रकाश आता है। और नेत्रदान में करके सुना होगा कि मरने के बाद आप अपनी आंखों को दान कीजिए जिससे कोई दूसरा इस खूबसूरत दुनिया को देख सके। ऐसा कोट ऐश्वर्या राय यूज करती थी और नेत्रदान को प्रोत्साहित करती थी। तो पूरी आंख हमको डोनेट नहीं करनी, आंख का केवल कॉर्निया पोर्शन जो है वो डोनेट किया जाता है। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। इसी में एक सबसे कमाल की बात, कई लोगों की आंखें आपने भूरे रंग की देखी होंगी, कई लोगों की आंखें आपने नीले रंग की देखी होंगी, कई लोगों की आंखें आपने काले रंग की देखी होंगी। तो दरअसल में ये आंखों का जो कलर होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आइरिस के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन भी जो है ये कई एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसको जरा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, तैरने का जो नियम है वो किसने दिया था? तो याद रखिएगा, तैरने का नियम न्यूटन ने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था, किरचॉफ ने दिया था, या J.S. किल्वी ने दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू सोमराज राजपूत के अनुसार, याद रखिएगा मेरी बात, आर्किमिडीज ने तैरने का नियम दिया था और साथ ही साथ उन्होंने उत्प्लावकता का सिद्धांत भी बतलाया था। उत्प्लावकता का सिद्धांत मतलब तैरने का नियम आर्किमिडीज के द्वारा ही दिया गया था। और इसी तैरने के नियम में या उत्प्लावकता के सिद्धांत में उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से कंफर्म की है, जिसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि सबसे अहम चीज है। जैसे आपने हमेशा देखा होगा कि लोहे की एक कील जो होती है वो पानी में डूब जाती है, जबकि उसी लोहे से बना जहाज पानी में नहीं डूबता है। तो ये बात भी आर्किमिडीज ने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की थी अपने उत्प्लावकता के सिद्धांत में और तैरने के नियम में। उन्होंने बताया था जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा वो वस्तु डूब जाएगी, या कोई पत्थर, तो इनका घनत्व होगा ज्यादा। तो जिस भी चीज का घनत्व ज्यादा होगा वो ऑलरेडी डिप हो जाएगा या डूब जाएगा, लेकिन जिस चीज का घनत्व होगा कम वो चीज तैरती रहेगी। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे बादल हवा में तैरते रहते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यहां दो चीज है, एक तो बादल और दूसरा हवा। बादल जो है वो तैर रहे हैं, इसका मतलब आप खुद देख लीजिए कि बादलों का घनत्व कम है। और कहां तैर रहे हैं? हवा में। तो हवा का जो घनत्व है वो निश्चित रूप में बादल से ज्यादा है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो चीज डूब जाएगी उसका घनत्व ज्यादा होगा, जो चीज तैरेगी निश्चित रूप में उसका घनत्व होगा कम। ये बात बताई थी आर्किमिडीज ने। परंतु मैं आपको यहां एक कंफ्यूजन वाली चीज से बचा दूं। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे और गति के 3 नियमों में जो तीसरा नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, उसमें दरअसल में न्यूटन ने बतलाया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और निश्चित रूप में न्यूटन के गति के तीसरे नियम से भी तैरना आसान हो सका। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति तैरता है तो निश्चित रूप में अपने हाथ से पानी को क्या करता है? पीछे की ओर करता है। तो ये क्रिया हो गई और बदले में बॉडी जो है वो आगे की ओर मूव करती है, मतलब ये हो गई प्रतिक्रिया। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि तैरना न्यूटन के गति के तीसरे नियम से भी संभव हो चुका। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि तैरने का नियम किसने दिया? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग जो है वो दिया था आर्किमिडीज ने। आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी एमपीपीसीएस प्रमोट करता है कि हिंदी की चीज को वो इंग्लिश में ड्रॉ करता है। जैसे तैरने के नियम को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? लॉ ऑफ फ्लोटिंग। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग को वो हिंदी में कोड करके देते हैं और फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कुछ कुछ चीजों की, स्पेसिफिक चीजों की आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए। जैसे सापेक्षिकता सिद्धांत किसने खोजा था? ये आपको शुरू से पता है, जर्मनी के अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि इसी क्वेश्चन को दे दें कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने खोजा था, तो बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी मीडियम के इस क्वेश्चन के कारण सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं। तो हमको इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत या इतनी तो आनी चाहिए कि मेन टर्मिनोलॉजी को हमको चीजें पता हो। क्योंकि लास्ट टाइम एमपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 2010 में, ये सबको पता है। लेकिन उन्होंने पूछ लिया था एनजीटी की स्थापना कब हुई। तो निश्चित रूप में थोड़ी बहुत इंग्लिश से आप फेमिलियर यदि रहेंगे तो निश्चित रूप में काफी आसानी होगी आपको पेपर में। चलिए, इसके बाद
अगला जो साइंटिस्ट है किरचॉफ, निश्चित रूप में किरचॉफ वो व्यक्ति है जिसने ऊष्मा में भी काम किया है, और किरचॉफ वो व्यक्ति है जिसने विद्युत धारा के क्षेत्र में भी काम किया है। तो फिलहाल यहाँ किरचॉफ का जो नियम हमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है कि किरचॉफ ने एक नियम दिया था कि कोई पदार्थ जितना अच्छा ऊष्मा को अवशोषित करेगा, समय आने पर उतने ही अच्छे से वो ऊष्मा को उत्सर्जित भी कर देगा। मतलब एक अच्छा पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट जिसने पढ़ाई को अच्छे तरीके से ग्रास्प की होगी, वही पढ़ाई के नॉलेज को या वही पढ़ाई की चीज़ों को आगे बेहतर तरीके से दूसरों को बतलाएगा। मतलब अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है। गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद आप लोग एक क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरह से अवेयर होंगे क्योंकि यूनिट 9 की तैयारियां जोरों शोरों से आप कर रहे होंगे। उसी यूनिट 9 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कंप्यूटरों का साइज काफी बड़ा होता था, लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटरों का साइज सिमट कर काफी छोटा हो गया। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसे हम कहते हैं आईसी चिप। तो आईसी चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट वो चीज है जिस वजह से कंप्यूटरों का साइज सिमटकर हो गया काफी छोटा। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, जे.एस. किल्बी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने साल 1958 में आईसी चिप को आविष्कृत किया था। याद रखिएगा, आईसी चिप की खोज नहीं हुई है, आईसी चिप का आविष्कार हुआ है। क्योंकि जो चीज ब्रह्मांड में या प्रकृति में पहले से मौजूद है, आप उसके बारे में पता लगाते हैं तो इसे हम खोज कहते हैं। लेकिन जो चीज ब्रह्मांड में या प्रकृति में एकदम न्यूली आई, आपने उसका पता लगाया या सिर्फ आपने ही उसको सबसे पहले बनाया, तो फिर इसे हम आविष्कार की कैटेगरी में रखते हैं। तो साल 1958 में जब जे.एस. किल्बी आईसी चिप बना रहे थे, तो याद रखिएगा उस समय हिंदुस्तान में DRDO, डिफेंस के लिए ये हेड ऑर्गेनाइजेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा DS कोठारी बना रहे थे। तो इस तरह से चीजें हमको अच्छे तरीके से पढ़नी है और याद रखनी है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम सूचक कौन है? मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इन 4 ऑप्शंस में से हम किसे मानेंगे? तो निश्चित रूप में अल्कोहल। पारद का मतलब यहाँ पारा से है, एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा या मरकरी या क्विक सिल्वर कहलाती है। फिर उसके बाद ईथर। याद रखिएगा, ब्रह्मांड में जो पदार्थ सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो ईथर ही है। मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, वायुमंडल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन 78%, और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। लेकिन अगर बोला जाए कि हाइड्रोजन के अलावा भी कोई और तत्व है क्या जिसकी ब्रह्मांड में प्रचुरता या अधिकता है, तो निश्चित रूप में ईथर है, जिसे आप केमिस्ट्री में 11th में और 12th में अच्छे से पढ़ते रहे होंगे। और लास्ट का जो सही जवाब है, निश्चित रूप में आप लोगों में से कई लोग अल्कोहल को टिक करेंगे, कुछ लोग न्यूली या फ्रेश ईथर पहली बार देख रहे होंगे तो उसे टिक करेंगे, और निश्चित रूप में कुछ लोग जो है पारे की ओर जाएंगे। तो जनरली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपकी राडार से थोड़ा सा दूर, मतलब जनरली वो ऑप्शन है वाटर। वाटर की हीट वैल्यू इन सभी लिक्विड में से या सॉल्यूशंस में से सबसे ज्यादा है, इसलिए ऊष्मा का सबसे बेहतर संवाहक या संचालक हम किसे मानते हैं? पानी को। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर अल्कोहल जो है उसे राइट आंसर होना चाहिए। तो MPPCS एक क्वेश्चन पूछती है, निम्न तापमान के मापन के लिए या ठंडे प्रदेशों में जहां पारा जम जाता है वहां पर हम यूज करते हैं थर्मामीटर में पारा नहीं यूज करते, हम उसमें अल्कोहल यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, ठंडे प्रदेशों में तापमान के मापन के लिए अल्कोहल तापमापी का यूज करते हैं। मतलब कहने का है कि अल्कोहल का उपयोग ठंडे प्रदेशों में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। अब डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो निश्चित रूप में बुखार की सिचुएशंस में डॉक्टर जो है आपके मुंह पे थर्मामीटर लगाता है। उस थर्मामीटर में जिसे गैब्रियल ने खोजा था, गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने, उस क्लिनिकल थर्मामीटर में या डॉक्टरी तापमापी में द्रव के रूप में पारा भरा होता है, जो कि ऊष्मा की हल्की सी भी मात्रा को एब्जॉर्ब करके तत्काल रीडिंग या पाठ्यांक हमारे सामने शो करता है। तो इस वजह से ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है।
तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे बेहतर ऊष्मा का सुचालक हम किसको मानते हैं? पानी को मानते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर कि निम्नलिखित में से तुल्यकाली उपग्रह, या एक वर्ड और आता है भू स्थिर उपग्रह, इनको समझाइए। तो दरअसल में ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट या संचार उपग्रहों की कैटेगरीज होती हैं। निश्चित रूप में इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो सबसे अहम चीज़ मुझे आपको समझानी थी कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, जैसे तुल्यकाली जो उपग्रह होते हैं, पृथ्वी की सतह से इनको कितनी हाइट पर स्टेबल किया जाता है। और सबसे कमाल की बात कि पूरी की पूरी पृथ्वी में संचार व्यवस्था को बनाने के लिए, जैसे कहीं पर मैच चल रहा है या कहीं पर राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो रही है और पूरे वर्ल्ड में उसका लाइव टेलीकास्ट कराना है, तो याद रखिएगा 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट पूरे अर्थ को 120 डिग्री कवर करता है। तो इस तरह से यदि हम 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्टेबल कर दें तो निश्चित रूप में पूरे अर्थ में, इंडिया में भी नहीं, पूरे अर्थ में आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं या प्रसारण हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 36,000 किलोमीटर की हाइट में ही हम कम्युनिकेशन सैटेलाइटों को स्थापित करेंगे, जिससे ये पृथ्वी पर कम्युनिकेशन को सरल और सहज बना सकें। ये सबसे पहली बार बताया था आर्थर सी क्लार्क ने। मतलब आर्थर सी क्लार्क वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले उच्च भू कक्षा के अंतर्गत विषुवत रेखीय कक्षा में तुल्यकाली उपग्रह जिस कक्षा में चक्कर लगाएंगे और भू स्थिर उपग्रह जिस कक्षा में चक्कर लगाएंगे, उसके बारे में आर्थर सी क्लार्क ने हमको इंफॉर्मेशन दी थी। मतलब आज कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो स्थापित हैं, जैसे शुरुआत हुई थी इनसैट सीरीज 1982 से, जिससे रंगीन टेलीविजन का प्रसारण शुरू हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय पे, और सन 2000 के बाद इनसैट सीरीज के सैटेलाइटों से कम्युनिकेशन बंद करके जीसैट सीरीज के सैटेलाइटों से कम्युनिकेशन को शुरू किया, जिस वजह से इंटरनेट, जिस वजह से मोबाइल कम्युनिकेशन, इंटरनेट, आपकी टीवी, डीटीएच, ये सब आगे बढ़े। इनके लिए अपन को थैंकफुल होना पड़ेगा या शुक्रिया अदा करना पड़ेगा आर्थर सी क्लार्क का, क्योंकि आर्थर सी क्लार्क ने ही बताया था कि अर्थ की सरफेस से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर इन सैटेलाइटों को स्थापित किया जाता है। तो बिल्कुल सही कहा आप सभी लोगों ने, ए राइट आंसर है। आशीष कुमार कह रहे हैं आजकल थर्मामीटर पारे वाले बंद हो गए हैं क्या? हाँ बेटा जी, आजकल डिजिटल थर्मामीटर चले, और डिजिटल थर्मामीटर के चलने से निश्चित रूप में कई बार रीडिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, मतलब फ्लक्चुएट होती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी 1-8 डिग्री का जो है वो फर्क रहता है। लेकिन याद रखिएगा आजकल 2 तरह के थर्मामीटर चल रहे हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, बाकी सभी लोगों का एकदम राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लीजिए कि किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 36,000 किलोमीटर। और 36,000 किलोमीटर जो है ये उच्च भू कक्षा के अंतर्गत आएगा। मतलब संचार उपग्रहों को उच्च भू कक्षा में स्थापित किया जाता है GSLV प्रक्षेपण यानों की सहायता से। याद रखिएगा ये बात, ये पूछी भी जाती है। जैसे पहले मैं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लूं, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सवाल ये कहना चाहता है कि यूरेनियम में से अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन यदि ये तीनों निकल जाते हैं तो फिर यूरेनियम एलिमेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमाणु क्रमांक 1 से लेके परमाणु क्रमांक 82 लेड ये स्थायी तत्व कहलाते हैं। याद रखिएगा जो डाटा मैंने बोला, परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन से लेकर परमाणु क्रमांक 82 लेड ये स्थायी तत्व कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक 83 से रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिस्मिथ की शुरुआत होती है। मतलब परमाणु क्रमांक 83 से लेके हमारी आवर्त सारणी अभी 118 तत्वों में पहुंची है, और 118वें तत्व का नाम है ओजी। फिजिक्स के प्रोफेसर यूरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर 118वें तत्व का नामकरण हुआ है, मतलब जो आवर्त सारणी का लास्ट एलिमेंट है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने अंदर से अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन निकालता है, अंततः वो स्थायी तत्व लेड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे
रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। पिच ब्लेंड अयस्क में से रेडियम को निकाला था मैडम क्यूरी ने। साल 1911 का नोबेल प्राइज भी ले लिया था। और साल 1911 का नोबेल प्राइज जो मैडम क्यूरी ने लिया था वो केमिस्ट्री की फील्ड में लिया था, पिच ब्लेंड ओर में से रेडियम को निकालने के कारण। थोरियम जो है ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और थोरियम जो है इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल के रूप में वर्तमान समय में यूज कर रहे हैं। और कामनी एकमात्र सिंगल न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें ईंधन के रूप में हम थोरियम इस्तेमाल कर रहे हैं। और थोरियम जो है वो केरल की मोनोजाइट रेत में भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। इसी वजह से आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया अब मॉलिक्यूलर एनर्जी के क्षेत्र में या एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में सबसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि केरल की मोनोजाइट सेंड जो है या केरल की मोनोजाइट रेत में हमको थोरियम के अथाह भंडार मिले हैं। याद रखिएगा, रेडियम, थोरियम और ये पोलोनियम। पोलोनियम एक दरअसल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसकी खोज भी दरअसल में मैडम क्यूरी ने की थी। तो कोई भी यदि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, याद रखिएगा ये सभी के सभी रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, मतलब अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा विकिरण उत्सर्जित करते हैं। और सभी के सभी जब अल्फा बीटा गामा विकिरण उत्सर्जित कर लेंगे तो अंततः जिस स्थायी तत्व में परिवर्तित हो जाएंगे उसका नाम है लेड, उसी को सीसा कहते हैं। तो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है न केवल यूरेनियम बल्कि समस्त रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गामा उत्सर्जन करने के बाद किस स्थायी तत्व में परिवर्तित हो जाएंगे, तो याद रखिएगा राइट आंसर है इसका डी, मतलब सीसा। क्यों? क्योंकि आज के समय पे दो समस्याएं बहुत चल रही हैं। आपने सुना होगा, एक तो ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग समस्या के कारण हमको क्लाइमेट चेंज प्रभाव दिख रहा है। जैसे बरसात का ज्यादा होना या बहुत कम होना, टेम्परेचर का बहुत ज्यादा होना या टेम्परेचर का बहुत कम होना, ये क्लाइमेट चेंज है, ये प्रभाव है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण आया है। और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्या इनके कारण उत्पन्न हो रही है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण। तो आपको मुझे आंसर इनपुट करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो इस सवाल का जो जवाब है, आप लोग आराम से इत्मीनान से क्लास को एंजॉय कीजिए। मैं आपको बताता हूं, ऑक्सीजन जो है ये प्राणवायु है। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन अवेलेबल है, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पौधे इसी गैस को उत्सर्जित करते हैं या निस्तारित करते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पौधे ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन की जरूरत उनको होती ही नहीं है, तो ऑक्सीजन को वो छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल का सबसे प्रमुख घटक नाइट्रोजन ही है, आप लोग पढ़ते होंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, वायुयान के जो टायर हैं निश्चित रूप में उनमें क्या भरी जा रही है, हीलियम भरी जा रही है। लेकिन याद रखिएगा शुरुआत में क्या भरी जाती थी, नाइट्रोजन। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से अब हम हीलियम भरने लगे। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों ने नेपेंथिस खसियाना का नाम सुना होगा, कीट भक्षी पौधों का नाम सुना होगा, ड्रोसेरा वगैरह। तो ये पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। याद रखिएगा, कीटों में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। और ओजोन के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, ऑलरेडी आप इसके बारे में मेरे से ज्यादा जानते हैं। बहरहाल दो इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। ओजोन की खोज स्कॉनविन ने की थी, शायद काफी लोगों को झटका सा लगा होगा। जी हाँ, ओजोन गैस की खोज स्कॉनविन ने की थी, लेकिन ओजोन परत हास का सबसे पहली बार पता ब्रिटेन के साइंटिस्ट जोसेफ फोरमैन ने लगाया था। और साल 1972-73 में जब उन्होंने पाया था कि सुपरसोनिक जेट विमान जो हैं उसके धुएं से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलकर ओजोन के परत के अणुओं को ब्रेक कर रहे हैं। तो शायद आप लोगों को फिर कंफ्यूजन हुई होगी कि ओजोन परत के विखंडन के लिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल हैं क्या? बिल्कुल। सबसे पहले सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो प्राथमिक वायु प्रदूषक थे, उन्हीं ने ओजोन परत को डिस्ट्रॉय किया या उन्हीं ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया।
लेकिन आज के समय पे ओजोन परत को, जो स्ट्रेटोस्फीयर में या समताप मंडल में है, सबसे ज्यादा नुकसान नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं बल्कि फ्रिजों में कूलिंग एजेंट के रूप में यूज होने वाली CFC गैस पहुंचा रही है, जिसको आप लोग कहते हैं फ्रियोन गैस। अब आता है लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज जो बच गया है ऑप्शन, जी हां, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वर्तमान में सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के टेम्परेचर को आवश्यकता से अधिक बढ़ाने में मदद कर रही है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग घटना के लिए भी CO2 रिस्पॉन्सिबल है और क्लाइमेट चेंज के लिए भी कहीं ना कहीं CO2 रिस्पॉन्सिबल है। तो ध्रुवे साहब का यहाँ पर कहना है कि सी जो आंसर है वो राइट है, तो बिल्कुल आपकी बात का मैं समर्थन भी करता हूं। इसके बाद जो है जनरली मैं 4 ऑप्शन आपको नहीं दे रहा हूं, क्वेश्चन को थोड़ा कठिन बना रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो अब ये हो गया काफी कठिन क्वेश्चन। देखते हैं किसी को क्या ये आंसर आता है। यदि मैं 4 ऑप्शन मतलब बैसाखियां ना दूं तो क्या आप मुझे राइट आंसर बता सकते हैं? और अगर आप मुझे राइट आंसर नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस तरह से मैं बहुत सारी चीजों को अभी क्लियर कर दूंगा और कल से मैं वही 4 ऑप्शंस की सीरीज को आपके सामने रखूंगा। तो जैसे मैंने आपसे पूछा, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही, आशीष कुमार राय ने एकदम सही जवाब दिया। ध्वनि को हम डेसिबल में व्यक्त करते हैं। यह ध्वनि की जो तीव्रता होती है, याद रखिएगा, ध्वनि का एक गुण होता है जिसे हम कहते हैं तीव्रता। तो ध्वनि का जो गुण होता है तीव्रता, उसे डेसिबल यूनिट में मेजर किया जाता है। मतलब डेसिबल एक यूनिट होती है, और अगर ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मेजर करते हैं तो शोर या कोलाहल को भी डेसिबल में मापा जाता है। ये MPSI MPPCS का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शोर या कोलाहल को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा शोर को डेसिबल में मापते हैं। शोर की जो शुरुआत होती है या ध्वनि की तीव्रता, शोर जो होती है वो ऐसी ध्वनि होती है जो हमारे कानों को कर्णप्रिय नहीं होती। तो शोर की शुरुआत होती है 80 डेसिबल से। याद रखिएगा, कभी भी शोर आपसे पूछा जाए तो 80 डेसिबल वर्ड आपको सबसे पहले याद रखना है। और 80 डेसिबल में झुंझलाहट या अनकंफर्टेबल आपको होने लगता है। लेकिन यदि शोर का स्तर, ध्वनि तीव्रता बढ़ती जाए, 81, 82, 83 और 90 डेसिबल का शोर यदि पहुंच जाए तो कान के पर्दे, जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, वो सबसे पहले क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो आपसे MPPCS ये भी पूछती है कि कान के पर्दे को बचाने के लिए कौन सी ध्वनि से न्यूनतम क्षेत्र में हमको रहना चाहिए। तो 90 डेसिबल की ध्वनि जो शोर है वो आपके कान के पर्दे को रफ्चर कर सकती है, इसलिए ऐसे माहौल में आप ना जाएं। तो शोर की शुरुआत याद रखिएगा 80 डेसिबल से होती है, लेकिन 90 डेसिबल कान के पर्दे रफ्चर हो सकते हैं। मतलब मनुष्य की श्रवण क्षमता का ह्रास 90 डेसिबल से हो सकता है। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे डेसिबल से किसे मेजर किया जाता है, तो ध्वनि को। अब ये देखिए, आधा अधूरा आंसर इन्होंने दिया है। वास्तविकता में ध्वनि का एक गुण होता है तीव्रता, जिससे आवाज हमको भारी या पतली सुनाई देती है। ये है सबसे महत्वपूर्ण चीज। खैर बहरहाल आशीष भी राइट है और सुखचैन भी राइट है, बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने निश्चित रूप में लेंस सुने होंगे। अवतल लेंस सुना होगा, उत्तल लेंस जरूर सुना होगा। जैसे निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस यूज करते हैं, दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस यूज करते हैं, द्विफोकसी लेंस भी हम यूज करते हैं जरा दृष्टि दोष में, और एस्टिग्मेटिज्म होता है तो बेलनाकार या सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं दृष्टि वैषम्य। अब यहां मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष में द्विफोकसी लेंस या बायफोकल लेंस, और लास्ट में यदि मैं आपसे पूछूं एस्टिग्मेटिज्म में हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। तो इस तरह से जब भी हम चश्मे बनवाते हैं, उनमें लेंस डलाते हैं, तो लेंस की यूनिट को डायोप्टर में मेजर किया जाता है।
कि लेंस का जो पावर होता है, लेंस की जो शक्ति होती है, उसको हम डायोप्टर यूनिट में मेजर करते हैं। बिल्कुल सही कहा आशीष ने। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनिएगा। जनरली जो सन ग्लासेस आप लगाते हैं ना धूप से बचने के लिए, जिनमें क्रुक्स कांच का इस्तेमाल होता है, ये केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साधारण धूप के चश्मों में कौन सा कांच इस्तेमाल होता है? क्रुक्स कांच। लेकिन यदि उच्च स्तरीय चश्मे हैं तो फिर उसमें क्रुक्स कांच इस्तेमाल नहीं होता है, फोटोक्रोमैटिक ग्लास हम यूज करते हैं, और साथ ही साथ सिल्वर क्लोराइड का लेप करते हैं, और ऐसे चश्मे धूप में जाने पर ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाते हैं, यूवी रेडिएशन से हमें बचाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो चश्मे पहनकर आप धूप में जाते हैं, जो चश्मे नॉर्मल सन ग्लासेस होते हैं, नॉर्मल सन ग्लासेस में लेंस की जो क्षमता होती है वो 0 डायोप्टर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्मल सन ग्लासेस में हम लेंस यूज ही नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? कांच या ग्लास होता है। इस वजह से नॉर्मल सन ग्लासेस में जब लेंस यूज ही नहीं होगा तो निश्चित रूप में लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति कितनी हो जाएगी? 0 डायोप्टर। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39, 40 एक साथ मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था तो मैंने पाया कि अभी जो भी एग्जाम चल रहे थे उन एग्जामों में फिजिक्स के ये क्वेश्चन बार बार रिपीट से हुए हैं। हालांकि इनमें यूनिट ही पूछी गई है, बार बार ये क्वेश्चन हर दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मुझे लगा कि इस बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जानबूझकर रख रहा हूं। हालांकि ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आप लोगों से बन भी जाएंगे, इसका भी मेरे को भरोसा है, लेकिन एक बार आप देख लीजिए क्योंकि करंट में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंस में इन क्वेश्चनों को मिस ना कर दें या थोड़ी सी हमसे गलती हो जाए, माइनर मिस्टेक, तो वो ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। जैसे कैंडेला, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। आप लोगों ने 7 मूल राशियों के बारे में सुना होगा, जब आप फिजिक्स की शुरुआत करते हैं तो 7 मूल राशियों के बारे में सुनते हैं। तो 7 मूल राशियों में याद रखिएगा ज्योति तीव्रता एक मूल राशि है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। इसके बाद जूल इकाई होती है, ये मैंने आपको अभी 1-2 दिन पहले पढ़ाया था। तो जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई होती है, ये आप लोगों ने रट रखा है, लेकिन मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा। जूल के साथ साथ एमआपी जाता ऊर्जा के साथ साथ कार्य की इकाई भी जूल ही होती है। मतलब ऊर्जा के साथ साथ में कार्य भी ये जूल इकाई के रूप में होगा। अब इसके बाद ल्यूमेन किसका मात्रक है? मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन इसलिए लिखा था क्योंकि कैंडेला किसका मात्रक है आप खुद पढ़िए, और ल्यूमेन किसका मात्रक है आप खुद पढ़िए। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जानबूझकर ये ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे। याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता 7 मूल राशियों में से एक मूल राशि है, जबकि ज्योति फ्लक्स मूल राशि नहीं, व्युत्पन्न राशि है। इसके बाद क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियोधर्मिता की खोज। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्यूरी किसकी इकाई है? आंसर है रेडियोधर्मिता की या रेडियो एक्टिविटा की। तो यहां से या इस आधार पर आपके दिमाग में एक चीज ऑटोमेटिकली चलने लगती है कि अच्छा रेडियोधर्मिता की यूनिट यदि क्यूरी है तो निश्चित रूप में मैडम क्यूरी ने इसको खोजा होगा। बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी को असल मायने में खोजा था उस व्यक्ति ने जिनका नाम है फ्रांस के हैं वो साइंटिस्ट हेनरी बैकुरेल। हेनरी बैकुरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज करी थी, लेकिन उन्हीं की असिस्टेंट है मैडम क्यूरी, उन्होंने भी रेडियोधर्मिता के काम में उनकी मदद करी थी। तो निश्चित रूप में क्यूरी जो है वो ऐसा यूनिट है रेडियो एक्टिविटा की। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्ट में दाब का मात्रक होता है पास्कल। अच्छा, दाब का मात्रक बार भी होता है और एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। तो निश्चित रूप में बार जो है वो सीजीएस एसआई मात्रक है और पास्कल जो है वो सीजीएस मात्रक हो जाएगा। तो ऐसे भी हम चीजों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे।
कि यदि किसी व्यक्ति को या किसी घड़ी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चंद्रमा में ले जाएं तो क्या होगा। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल या तो मेंस में या तो पीटी में कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को जरूर पूछते हैं कि कोई भी व्यक्ति को यदि चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा। आप मुझे बता सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा। चलिए मैं आपकी मदद करता हूं। जैसे मेरा जो वजन है, मतलब वजन का मतलब यहां द्रव्यमान से है, यदि मेरा द्रव्यमान है 50 किलो तो आप मुझे चंद्रमा पर भी ले जाओगे ना तो मेरा द्रव्यमान होगा 50 किलो। याद रखिएगा मेरी बात, पृथ्वी पर मेरा द्रव्यमान 50 किलो है तो चंद्रमा पर भी आप मेरे को ले जाकर खड़ा कर दोगे चंद्रमा की सतह पर तो द्रव्यमान मेरा तब भी 50 किलो होगा। और द्रव्यमान मतलब किसी पदार्थ की मात्रा, मतलब चांद की सतह पर भी मेरी मात्रा 50 किलो होगी और पृथ्वी की सरफेस पर भी मेरी मात्रा 50 किलोग्राम है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी की सतह पर जी की वैल्यू होती है मैक्सिमम 9.8, तो पृथ्वी की सतह पर मेरा भार होगा 50 इंटू 9.8। और चांद की सतह पर यदि आप मुझे ले जाओगे तो निश्चित रूप में चांद की सतह पर मेरा भार पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। कहने का सीधा सा मतलब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहला, कि जब किसी व्यक्ति को हम चंद्रमा की सतह पर ले जाएंगे तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान मतलब किसी भी पदार्थ की मात्रा वो अपरिवर्तित रहेगी। 50 किलोग्राम पृथ्वी पर है तो 50 किलोग्राम हम चंद्रमा पर भी रहेंगे। लेकिन आप लोगों ने थोड़ा टिपिकल या डीपली अगर पढ़ा हो ये बात तो याद रखिएगा कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 होता है और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, बिल्कुल नहीं। पृथ्वी के मान का 1/6 होता है, मतलब 9.8/6 तो लगभग 2 आंसर आएगा। मतलब चंद्रमा की सतह पर भी गुरुत्वीय त्वरण होता है लेकिन पृथ्वी के मान का कितना, 1/6। तो इसको जरा आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो निश्चित रूप में अगर जी की वैल्यू कम है चंद्रमा पे तो भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, ये 2 स्टेटमेंट रट लीजिएगा, ये दोनों स्टेटमेंट रट लीजिए, क्योंकि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यही पूछा जाएगा कि किसी ऑब्जेक्ट को हम चंद्रमा की सरफेस पे ले जाएंगे तो क्या होगा। तो जो आपका राइट आंसर होगा या तो वो भार के हिसाब से देगा या तो द्रव्यमान के हिसाब से देगा। द्रव्यमान मतलब मात्रा, तो याद रखिएगा भार घट जाएगा जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि इन दोनों में सूत्र होता है भार बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 42 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये आप लोगों ने 10th 8th क्लास में पढ़ा होगा और शायद इसी वजह से आप लोगों ने सुना होगा कि झील जो है ऊपर से जम जाती है या झील का पानी जम जाता है, लेकिन निचले झील की सतह पर जो मछलियां होती हैं या एक्वेटिक एनिमल होते हैं या जलीय जीव होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। मतलब झील की सतह पर बर्फ जम जाती है लेकिन झील गहराई में पानी जो होता है वो बहुत सारे जलीय जीवों को जीवित रखने में मदद करता है। तो ऐसा क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा। दरअसल में जो मेन आंसर है वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। पानी जमना शुरू होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मान लो कोई झील जो है वो जम चुकी है, जैसे अक्सर करके जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं कि डल झील जम जाती है। जमना मतलब बर्फ बनना। तो डल झील की जो सतह होती है वहां टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब आप नीचे की ओर चलेंगे, डल झील में नीचे की ओर चलेंगे तो कुछ समय के बाद आप 1 डिग्री टेम्परेचर, फिर और नीचे जाएंगे तो 2 डिग्री टेम्परेचर, और नीचे जाएंगे तो 3 डिग्री टेम्परेचर। जब आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलेगा तो आप समझ जाना जहां पर भी आपको जलीय जीव, जहां पर भी मछलियां, जहां पर भी घोंगे आपको मिलेंगे गहराई में जाने पर, जमी हुई झील के अंदर, वहां 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर घनत्व जो होता है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा होता है, आयतन सबसे कम होता है।
ये जो चीज है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व सबसे ज्यादा होता है, इसलिए जलीय जीव जीवित रह जाते हैं, और आयतन जो है वो सबसे कम होता है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको याद रखना कि आप लोगों में से कई लोगों के जो फादर हैं वो निश्चित रूप में उस तरह की वॉच पहनते हैं जिनमें पहले चाबी भरनी पड़ती थी। तो याद रखिएगा, वो जो चाबी जब हम भरते हैं तो दरअसल में कौन सी ऊर्जा को चाबी भरकर हम स्टोर कर देते हैं अंदर। तो निश्चित रूप में इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप सब लोगों को बिल्कुल रटा रहना चाहिए। क्यों? याद रखिएगा, एक गतिज ऊर्जा होती है और एक स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जब आपकी घड़ी चलती है तो यह है गतिज ऊर्जा। जैसे धनुष से आप बाण को छोड़ते हैं, गतिज ऊर्जा के कारण वो लक्ष्य को भेद पाता है। जब पानी बहता होता है नदी में तो गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन जब आप बहते हुए पानी को रोक देते हैं डैम बनाकर, तो आपने गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में तब्दील कर दिया। इसी तरह से जो धनुष की डोरी होती है उसमें होती है आपके स्थितिज ऊर्जा, और सेम यही 2 ऑप्शंस आपको इसमें भी तैयार रखने हैं कि जब घड़ी में आप चाबी भरते हो, घड़ी में आप ऊर्जा देते हो, तो असल मायने में आप स्थितिज ऊर्जा को भंडारित करते हो। तो इस तरह से घड़ी में या स्प्रिंग में जो ऊर्जा अंदर संचित होती है वो होती है वास्तविकता में स्थितिज ऊर्जा। अब लास्ट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दरअसल में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये 2 अलग अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही चीजें हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर यदि संचित है तो वो है स्थितिज ऊर्जा, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट गति में आ जाता है तो फिर स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि किसी भी पदार्थ के अंदर संग्रहित होती है स्थितिज ऊर्जा, जो वस्तु की स्थिति और आकार के कारण होती है। जब उसी पदार्थ को हम गतिज अवस्था में लाते हैं, मतलब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, तो फिर स्थितिज ऊर्जा विल बी कन्वर्टेड इनटू ½ mv², मतलब गतिज ऊर्जा के रूप में।